हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, आप लोगों को मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को देखते हैं। इसका नोट्स मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप पर भेज दिया था। अब उस नोट्स से आधारित एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों को देखेंगे कि नोट्स से कितना ये प्रश्न मिलता है हमारा। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखें। सबसे पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे तो क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। क्या थे रॉबर्ट ब्रूस फुट? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में देखें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट पुरातत्ववादी भी थे, पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक शास्त्री भी रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। समझिएगा कि 1863 में भारत में पाषाण कालीन जो बस्तियां थी उसका अन्वेषण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने किया था। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है? 1863 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो पाषाण कालीन बस्तियां थी उसका अन्वेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने किया था। पाषाण स्थल जो थे उसकी जानकारी सर्वप्रथम हमें किसे ने दी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने दी। और रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय क्या थे? पुरातत्वविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया है। समझिएगा बात को। लोह युग, कांस युग, पाषाण युग। समझ। तो सबसे पहले पाषाण युग आता है, उसके बाद हमारा कांस युग आता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, और लोह युग जो है जिसको हम लोग वैदिक युग के नाम से भी जानते हैं। और लोह युग के अंतर्गत जो भी जानकारी मिलती है वो हमें वैदिक साहित्यों के माध्यम से मिलती है। तो पाषाण युग को, कांस युग को और लोह युग का विभाजन किसने किया? पाषाण युग, कांस युग और लोह युग का विभाजन किसने किया? तो ऑप्शन है, थॉमसन ने किया, लुबाक ने किया, टेलर ने किया, चाइल्ड ने किया। तो किसने किया? आपको बताना, पाषाण, कांस और लोह युग का विभाजन जो है वो किसने किया है? पाषाण युग जिसमें पत्थर का प्रयोग किया गया, कांस युग जिसमें कांसा धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, और लोह युग जिसमें लोहा धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। लोह युग को हम लोग वैदिक युग के नाम से भी जानते हैं और कांस युग को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और पाषाण युग जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया था। प्रागैतिहासिक काल जिसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को हम लोग रखते हैं। तो इन तीनों युगों का विभाजन किसने किया? तो इन तीनों युगों का जो विभाजन है वो थॉमसन ने किया है। आंसर क्या आएगा? थॉमसन जो होंगे इसका आंसर। ये कब किया? तो 1820 ईस्वी में। यहाँ लिख लीजिएगा, 1820 ईस्वी में क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन ने किया था। क्रिश्चियन जर्गेनसन
जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने कांस्य युग को, लोह युग को और फिर पाषाण युग का विभाजन किया था। और कब किया था? तो 1820 ईस्वी में किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? पशुपालन, मनुष्य जो था वो पशु को पालने लगा, तो वो कब पशु को पालने लगा? मनुष्य जो पशु का पालन कब से प्रारंभ किया? तो पशु का पालन मनुष्य ने किया है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का प्रारंभ देखने को मिलता है ना। और पशुपालन का जो साक्ष्य है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागोर में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ये भी लिख दीजिएगा, पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है वो हमें कहाँ मिला है? तो एमपी, मध्य प्रदेश के कौन सा क्षेत्र होगा? तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ होगा। आदमगढ़, एक आजमगढ़ यूपी में है, ये है आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में। एमपी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में मिला। याद रखिएगा, पशुपालन का साक्ष्य। और पशुपालन कब प्रारंभ हुआ? तो मध्य पाषाण युग में ही पशुपालन हमारा प्रारंभ हो चुका था, है ना। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। कॉपी निकालकर सभी लोग लिखेंगे। और राजस्थान के बागोर में पशुपालन का हमें साक्ष्य मिला है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि पशुपालन का जो प्रमाण है वो मध्य काल में कहाँ मिला है? तो आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। हम लोग लगा देंगे आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? वह कौन सा स्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वह कौन सा स्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो मदहा। मदहा से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ। ये मदहा है कहाँ पर? तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। यूपी के प्रतापगढ़ जिला में। यूपी के प्रतापगढ़ जिला में, जहाँ से हड्डी के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं, मदहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिला? एक ही कब्र है और उसमें 3 मानव कंकाल हमें देखने को मिले हैं। तो वह कौन सा क्षेत्र होगा जहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल हमें देखने को मिला है? तो दमदमा क्षेत्र जो है ये भी यूपी के प्रतापगढ़ में है। दमदमा, जहाँ से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। युग्म समाधान आपसे पूछिएगा कि युग्म समाधान कहाँ मिला है, तो आप बोलिएगा दमदमा में मिला। और दमदमा है कहाँ पर? तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो नवपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वह कौन सा क्षेत्र होगा? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र होगा, जहाँ पर मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो गारो पहाड़ी में। याद रखिएगा, कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो गारो पहाड़ी में। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य तो गारो पहाड़ी में मिला है। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया।
मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया? तो जौ का प्रयोग किया। जौ है, गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, सोरधम है, राई है, जई है, ये सब अनाजों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो जौ का प्रयोग किया गया और फिर चावल गेहूँ का प्रयोग किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग लिखिएगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य ऐसे तो मेहरगढ़ बताता है, लेकिन मेहरगढ़ से भी पहले लहुरा देव में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमारा प्राप्त हो चुका था। और ये लहुरा देव कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के एक संत कबीर जिला है। संत कबीर जिला में आपको लहुरा देव देखने को मिलेगा। वो यूपी में है, यूपी में। और यूपी के कौन सा जिला है? तो यूपी का संत कबीर जिला है, संत कबीर जिला, याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में प्राप्त हुए हैं। और लहुरा देव कहाँ है? तो यूपी के संत कबीर जिला में है। ऐसे लहुरा देव नहीं रहता तो हम लोग किसे लगाते? मेहरगढ़ को लगाते। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? अब देखिए, इसमें लहुरा देव नहीं है तो क्या आंसर लगाएंगे? मेहरगढ़ लगाएंगे। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ है कहाँ पर? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि मेहरगढ़ कहाँ है तो बोलिएगा मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भारत में पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? वह कौन सा स्थान है जहाँ पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो वह स्थान आपका बागोर होगा। बागोर में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। बागोर राजस्थान के बागोर क्षेत्र में। चालकोलिथिक युग कहा जाता है। किस युग को हम लोग चालकोलिथिक युग के नाम से जानते हैं? तो ताम्रपाषाण युग को हम लोग चालकोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। ताम्रपाषाण काल को हम लोग चालकोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिले हैं? है ना, पाषाण संस्कृति के तो अवशेष मिला ही मिला है। साथ में बोला जाता है कि वह स्थान बताइए जहाँ पाषाण के अलावा हड़प्पा संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। दोनों अवशेष मिले हैं, पाषाण और हड़प्पा, है ना, संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो वह स्थान कौन सा होगा जहाँ से पाषाण और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो वह स्थान होगा आपका मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में स्थित है। नवादा टोली के उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली जो है ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। याद रखिएगा, ये नवादा टोली क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। ताम्र युग में इसका विकास हुआ था, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक स्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको? नवादा टोली को। और नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने नवादा टोली का उत्खनन किया था। तो अब आंसर क्या लगा देंगे? HD संकालिया को लगा देंगे, जिसने नवादा टोली का उत्खनन किया था। और यहाँ से ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। विरहत स्मारकों की पहचान की गई। विरहत स्मारक कहने का मतलब बहुत बड़ा पत्थर, है ना, रखा जाता था। तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जहाँ बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता तो वहाँ आदमी समझ लेता था कि यहाँ पर कोई भी मरा हुआ व्यक्ति को दफनाया गया है। तो विरहत पाषाण स्मारकों की पहचान किसमें की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ठीक है। राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है?
राख का टीला। तो राख का टीला कहाँ मिला है? तो संगनकल्लू में राख का टीला मिला है। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि रात को 11:30 के लगभग हमारा टाइम हो चुका है। 11:30 से ज़्यादा ही बज चुका होगा, लगभग अब 12 बजने वाला ही होगा। इस 12 बजे रात को जग कर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों भाई? इसलिए कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है। याद रखिए, जितना मैं आपको दे रहा हूँ उतना आप कीजिए। आपने देखा होगा जब मैंने आपके व्हाट्सएप पर नोट्स भेजा था और उस नोट्स के अनुसार ही ये क्वेश्चन बनाया गया है आपको, और एग्जाम में आपको इसी तरह से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से। अब बोल देगा संगनकल्लू। संगनकल्लू का संबंध किस काल से है? ताम्र पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, है ना, मध्य पाषाण काल से, किस काल से है? तो हम लोग बोल सकते हैं संगनकल्लू का संबंध नव पाषाणिक स्थल से है, जहाँ से राख का टीला हमें प्राप्त हुआ। और ये संगनकल्लू है कहाँ पर? तो कर्नाटक के मैसूर जनपद में, कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में वेलारी जनपद में है। संगनकल्लू जो है ये वेलारी जनपद में है। वेलारी जनपद में है संगनकल्लू, याद रखिएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के उपागम स्थल के लिए। तो भीमबेटका जो है एक पाषाण कालीन स्थल है और इसका संबंध किससे है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि भीमबेटका का संबंध किससे है? तो गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित भीमबेटका का संबंध है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका का जो गुफा है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका एक पाषाण कालीन गुफा स्थल है और इस भीमबेटका नामक पाषाण कालीन गुफा स्थल में मनुष्यों और पशु पक्षियों के जो संबंध हैं उसको दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। याद रखिएगा, भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। गेरिक मृदभांड का नामकरण किसने किया था? गेरिक जो मृदभांड है इसका नामकरण किसने किया था? गेरिक मृदभांड का नामकरण, तो गेरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर क्षेत्र से। गेरिक मृदभांड का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर क्षेत्र से। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण, मतलब ताम्रपाषाण काल में, चालकोलिथिक युग में जो मृतक होते थे उनको घर के आंगन में ही दफनाया जाता था, लेकिन उसका सिर और पांव किधर होता था? उत्तर दक्षिण की ओर, पूरब पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, किधर होता था? तो इनका जो दिशा होता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर में सर रहता था और दक्षिण में पांव रहता था मृतकों को जो घरों के अंदर दफनाया जाता था ताम्रपाषाण युग में। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है? तो बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है ना, बुर्जहोम और गुफकराल, तो इन सब स्थानों से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। गर्ता आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बुर्जहोम से गर्ता आवास के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है हमें देखने को? सर्वाधिक मानव कंकाल
लेखिया नामक क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल हमें देखने को मिला है ना। और ये लेखिया का जो क्षेत्र है ये विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। लेखिया कहाँ पड़ता है? विंध्य क्षेत्र में, एमपी के क्षेत्र में पड़ता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन हमारा कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है ये आपका गुवाहाटी में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय गुवाहाटी में ना होकर भोपाल में स्थित है। कहाँ लगाइएगा? भोपाल में हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। और भोपाल एमपी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हमारा भोपाल पड़ता है। और भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार मित्र हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न को देखा। इन प्रश्नों को जब एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है भाई? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्थल और उस किस काल के हैं, स्थल और वह किस काल के हैं। ये दो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रशान काल में आप लोग, जिसमें नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल आता है, स्थल, क्षेत्र और वहाँ से क्या मिला है, इन तीन चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए। स्थल, क्षेत्र और उस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है। इसी से आपका प्रश्न पूछेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह झारखंड का एग्ज़ाम हो, चाहे वह यूपी का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से उसकी विशेषता, उसके क्षेत्र और वह जो क्षेत्र हैं किस काल के हैं और फिर उस क्षेत्र में किस प्रकार की वस्तुएं देखने को मिली है या प्राप्त हुई है, इसी से संबंधित आपका प्रश्न पूछता है मित्र। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने इतिहास का पहला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया क्वेश्चन के माध्यम से। और इसके पहले मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप पर नोट्स भी भेज दिया है ना। तो याद रखिए, एकदम हैंड रिटेन नोट्स है, हूबहू नोट्स, एकदम बहुत अच्छा नोट्स है। उसको पढ़िए और फिर इन प्रश्नों को बार बार आप लोग देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स पहले दे दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। उसके बाद फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का कंसेप्चुअल क्लास कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कर लेंगे। हर एक टॉपिक पर हमारा 2 क्लास स्टार्ट है। 2 क्लास में आपको करवाऊंगा, एक कंसेप्ट वाला क्लास करवाऊंगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव वाला क्लास करवाऊंगा। और जो नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। हम लोग कल पुनः मिलते हैं इसी समय, लगभग 11:30 बजे के लगभग में मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, है ना। तो उस समय आप लोग तैयार रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।